गोदावरी नदी के तट पर कंजूसपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में मगनलाल और शकुंतला देवी रहते थे। मगनलाल बहुत शांत और सरल स्वभाव का इंसान था, पर उसकी पत्नी शकुंतला देवी गांव में अपनी भारी कंजूसी के लिए जानी जाती थी। शकुंतला देवी जमीन पर एक फटी हुई चटाई पर बैठी थी। उसके हाथ में एक बेहद पुरानी घिस चुकी नीले रंग की हवाई चप्पल थी, जो बीच से दो टुकड़ों में अलग होने की कगार पर थी। उसके बगल में एक पीतल की परात थी, जिसमें रात का बचा हुआ थोड़ा खट्टा हो चुका गूंथा आटा रखा था। शकुंतला देवी बड़ी शिद्दत से आटे की एक बड़ी सी लोई को तोड़कर उसे चप्पल के टूटे हुए जोड़ पर लगाने की कोशिश कर रही थी। टीवी पर विज्ञापन दिखाते हैं फेविक्विक 5 रुपए में जोड़े। थू है ऐसी सोच पर। 5 रुपए क्या पेड़ पर उगते हैं, सीधे 5 रुपए का नुकसान। इन शहर वालों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अब इस गूंथे हुए आटे का जोड़ देखना, एक बार धूप में सूख गया ना तो अंबुजा सीमेंट भी इसके आगे पानी भरेगा। अरे अरे वाह, ये खुशबू, ये तो शुद्ध कड़क तेल में छने हुए समोसे की महक है। तभी पड़ोस का सीधा सादा लड़का बबलू हाथ में एक तेल से सने अखबार का लिफाफा लिए गुनगुनाते हुए बरामदे के सामने से गुजर रहा था। शकुंतला देवी चीते की रफ्तार से उठी, उसने चप्पल वहीं फेंकी और दरवाजे के चौखट पर आके खड़ी हो गई। अरे ओ बबलू, जरा रुकना बेटा। ओ बबलू, इधर आ। हाँ हाँ काकी, प्रणाम। सुबह सुबह सब ठीक तो है ना? मगन काका कहाँ है? मगन तो खेत गए हैं बेटा, लेकिन मेरी चिंता तो तुझे देखकर बढ़ गई है। जरा अपने आप को देख, ये कुर्ता कितना ढीला ढाला सिलवाया है, कपड़े की कितनी बर्बादी की है तेरे बाप ने। और तू इतना दुबला हो गया है कि अगर पुरवैया हवा चल गई ना तो तू सीधे कंजूसपुर से उड़कर पड़ोसी गांव में लैंड करेगा। और ये तेरे हाथ में पीछे क्या है, जरा आगे ला तो इसे। कुछ नहीं काकी, बस वो मंडी की तरफ गया था तो सुबह का नाश्ता। समोसा? हरे राम, कलयुग, घोर कलयुग। बबलू, तू इस मासूम उम्र में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। तुझे पता भी है कि ये समोसा कितना बड़ा रावण है? रावण? काकी, ये तो सिर्फ आलू का समोसा है, 10 रुपए का मिला है। 10 रुपए का मिला है? अरे मूर्ख, 10 रुपए की तो एफडी हो जाती है गांव के बैंक में। और इसके अंदर की सच्चाई जान ले, इसमें जो मैदा है ना, मैबा, वो जब तेरी आंतों में जाएगा तो फेविकॉल की तरह चिपक जाएगा, फिर तू अंदर से जाम हो जाएगा। और ये जो तेल टपक रहा है, ये सीधे रॉकेट की तरह तेरे कोलेस्ट्रॉल को आसमान में ले जाएगा। यमराज का भैंसा बाहर खड़ा तेरा इंतजार कर रहा है। तू अभी बच्चा है, ना समझ है। ला ये लिफाफा मुझे दे दे। पर काकी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। सुबह से माँ ने खाना नहीं बनाया, वो बीमार हैं। मैं इसे खुद खाऊंगा। बेटा बबलू, यही तो इस दुनिया की सबसे बड़ी कमी है, स्वार्थ। तू सिर्फ अपने पेट का सोच रहा है। उस बेचारी मूक गाय का सोच, जो बाहर कचरे के ढेर में सूखी पन्नियां चबा रही है। मैं ये समोसा तुझसे अपने लिए नहीं मांग रही, मैं इसे ले जाकर उस भूखी गाय को खिला दूंगी। सोच तुझे कितना पुण्य मिलेगा। सीधे स्वर्ग का वीआईपी टिकट बुक होगा तेरा, बिना किसी दलाल की। पर गाय मैदा खाएगी तो उसका पेट खराब नहीं होगा काकी? गाय का पेट साक्षात ब्रह्मांड है, वहाँ सब पच जाता है। और वैसे भी तू इस समोसे को खाएगा, फिर चबाएगा, चबाने में जो तेरे जबड़े की एनर्जी वेस्ट होगी, जो थूक बर्बाद होगा, उसका हिसाब कौन देगा? ऊर्जा की बचत कर बेटा। अच्छा चल, तू पूरा मत दे, इतना बड़ा दिल नहीं है तेरा, तो कोई बात नहीं, तू मुझे आधा दे दे। मैं इसे खाऊंगी नहीं, भगवान कसम। बस थोड़ा सा नाक के पास ले जाकर सूंघूंगी, ताकि इसकी खुशबू से मेरी आत्मा तृप्त हो जाए। काकी, सूंघने से भूख नहीं मिटती। अच्छा ये सब छोड़, तू तो हमारे घर का बच्चा है ना। आते आते जरा अंदर आ और हमारे बाथरूम का वो नल ठीक कर दे। कल रात से टिप टिप करके बूंद बूंद पानी टपक रहा है। अब उस जालिम मिस्त्री को बुलाऊंगी तो वो सीधे 100 रुपए की डकैती डालेगा। 100 रुपए! भगवान उसे नर्क में भी जगह ना दे। तो होनहार लड़का है, पेचकस उठा और मुफ्त में कर दे। पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है ना। नहीं काकी, मुझे देर हो रही है, मैं चला। अरे भाग गया, तमीज ही नहीं है आजकल के बच्चों में।
मुफ्त की सलाह भी नहीं पचती। चलो कोई बात नहीं, समोसा नहीं मिला तो क्या हुआ, चप्पल का 5 रुपए तो बच गया। अब इस पर बैठूंगी ताकि वजन से आटा जल्दी सेट हो जाए। रामू काका अपनी दुकान पे बैठे मक्खियां उड़ा रहे थे। तभी शकुंतला देवी ने हाथ में पुरानी 10 जगह से फटी और रफू की हुई थैली लेकर प्रवेश किया। उनकी नजरें सीधे रामू की दुकान पर रखी सबसे बड़ी और सफेद गोभी पर पड़ी। उन्होंने दुकान पर आते ही बिना पूछे गोभी को उठाया और उसे इस तरह मरोड़ना और दबाना शुरू कर दिया जैसे उसका कत्ल करने वाली हो। अरे माताजी राम राम, जरा आराम से, गोभी की गर्दन टूट जाएगी। कल ही ताजी आई है मंडी से। ताजी? रामू, तू अपनी आंखें घर भूल आया है क्या? ये गोभी कम और पहाड़ का सफेद पत्थर ज्यादा लग रही है। इसमें वजन बढ़ाने के लिए तूने रात भर पानी छिड़का है ना? मुझे सब पता है तुम्हारी चालें। और इसका दाम क्या लगाया है? सिर्फ 20 रुपए किलो माताजी, पूरी मंडी में सबसे सस्ता दे रहा हूँ। 20 रुपए किलो? मती मारी गई है क्या तेरी? 20 रुपए में तो पूरा खानदान एक हफ्ते की सब्जी खा ले। बगल की गली में वो जो मंगू बैठता है ना, वो यही गोभी 15 रुपए किलो दे रहा है। तो माताजी भगवान के लिए मंगू से ही ले लीजिए ना, मेरी दुकान पर क्यों अपना बीपी बढ़ा रही हैं? क्यों लूं उससे? वो धूर्त है। कल उसने मुझे एक ऐसा टमाटर देने की कोशिश की जिसके ऊपर हल्की सी काली बिंदी थी। मैं कोई अंधी हूँ? खैर वो सब छोड़, ये गोभी तू मुझे 5 पैसे किलो के हिसाब से दे रहा है या नहीं? सीधा जवाब दे। 5 पैसे? माताजी 5 पैसे का सिक्का तो सरकार ने बंद किए जमाना हो गया, अब तो भिखारी भी नहीं लेता। 20 रुपए से 1 अठन्नी कम नहीं होगी। अच्छा तो ये बात है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू शकुंतला देवी से बहस करे? हाँ, तो ठीक है, अगर तू गोभी नहीं देगा तो मैं तेरी इस टोकरी के नीचे जो ये लावारिस धनिया गिरा पड़ा है, इसे उठाकर अपनी थैली में डाल रही हूँ। वैसे भी तू शाम को इसे नाली में ही बहाने वाला था। अरे अरे माताजी रहम करो भगवान के लिए, वो धनिया कचरे की बाल्टी के पास कीचड़ में गिरा हुआ है, नाली का पानी है, वहाँ बीमार पड़ जाओगी। बीमार वो होते हैं जिनके पास पैसे ज्यादा होते हैं और डॉक्टर की फीस देने का शौक होता है। हमारी इम्यूनिटी लोहे जैसी है। और सुन, एक सिद्धांत याद रख, कचरा तेरा हो सकता है रामू, लेकिन उस पर गिरी हुई नजर मेरी है, इसलिए कचरा मेरा, खजाना मेरा। मुफ्त की चीज में गंगा जल जैसा पवित्र स्वाद होता है। शकुंतला देवी की नजर अब दुकान के कोने में रखी सूखी सिकुड़ी हुई और काली पड़ चुकी भिंडियों पर पड़ती है। उसने एक भिंडी उठाई जो मुड़ने पर भी नहीं टूट सकी। और ये भिंडी, ये तो बेचारी कुपोषण की शिकार लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इसे कई जन्मों से खाना नहीं मिला। सूखी लकड़ी जैसी है। ये किस भाव दे रहा है? वो तो फेंकने वाली है माताजी, सूख गई है पूरी। फेंकने वाली है? तू सच में मूर्ख है रामू, व्यापार करना तेरे बस का नहीं है। मैं इसे घर ले जाऊंगी, रात भर इसे पानी की बाल्टी में डुबोकर रखूंगी। ये पानी सोखकर एकदम मोटी और ताजी हो जाएगी। वजन बढ़ेगा तो फायदा मेरा होगा। ला, ये भी इस थैली में डाल दे, मुफ्त के भाव। माताजी आप जाइए यहाँ से, आपकी कृपा होगी। जा रही हूँ। क्या पता इस धूल में मंडी के किसी अमीर व्यापारी के सोने के कंगन का एक आधा कण गिरा हो। फेंकने से तो अच्छा है कि घर ले जाकर छान लूं। मगनलाल खेत से लौटा। उसका पूरा बदन पसीने से लथपथ था, कंधे पर कुदाल थी और उसका चेहरा बुरी तरह से थक चुका था। वो बरामदे में पड़ी हुई खाट पर बैठ गया और उसने अपना सिर दोनों हाथों से पकड़ लिया। शकुंतला, ओ शकुंतला, भगवान के नाम पर जरा एक कप कड़क चाय बना दे। आज खेत में धूप इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था जैसे सूरज सीधे मेरे सर पर ही बैठ गया है। सिर फटा जा रहा है, नसें तड़क रही हैं। आइए मेरे नवाब साहब, हुक्म तो ऐसे देते हैं जैसे टाटा बिरला के मुनीम हो। अभी लाती हूँ आपकी अमृत धारा। शकुंतला देवी गैस के पास खड़ी थी। वो गैस जलाने के लिए लाइटर का इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि उसका मानना था कि लाइटर का पत्थर घिस जाता है। वही पुरानी माचिस की आधी जली तीली से गैस सुलगाती हैं। एक छोटे पत्तल में ठीक आधा कप पानी डालती हैं। जब पानी उबलने लगता है तो वो एक छोटे डिब्बे से चाय पत्ती का सिर्फ एक दाना उठाती हैं और उसे उबलते पानी में डाल देती है। एक दाना काफी है, ज्यादा पत्ती डालने से खून गर्म हो जाता है। अभी इसे मीठा बनाने के लिए क्या इंतजाम करूं? शकुंतला देवी अलमारी के लॉकर से एक सफेद धागे से बंधा हुआ गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा निकालती हैं। उस गुड़ के टुकड़े को वो उबलते पानी में एक बार डिप करती हैं
और तुरंत धागा खींचकर गुड़ को बाहर निकाल लेती हैं। चाय तैयार होने के बाद वो उसे एक कप में छानती हैं। लो जी, गर्मा गर्म, कड़क, सेहत से भरपूर और बजट फ्रेंडली चाय तैयार है। पीजिए और धन्य हो जाइए। शकुंतला, ये क्या है? ये चाय है या गंगा जल? इसमें ना तो चाय पत्ती का रंग है ना गुड़ का स्वाद। ये तो सिर्फ सादा उबला हुआ पानी है। अरे चिल्लाओ मत मगन, आवाज नीचे करो। पड़ोसियों को पता चलेगा तो सोचेंगे कि मगन लाल अमीर हो गया है जो रोज चाय के लिए चिल्लाता है। तुम्हें क्या पता महंगाई का दर्द। बाजार में गुड़ का भाव सुना है, 50 रुपए किलो छू रहा है। अगर मैं उस गुड़ को पानी में पूरा गला देती तो उस बेचारे गुड़ का वजूद ही खत्म हो जाता ना, तो मर जाता। तो गुड़ को मारना ही तो होता है चाय में शकुंतला। बिल्कुल नहीं, वो हिंसा है। मैंने समझदारी दिखाई। मैंने उसे धागे से बांधकर सिर्फ उसका अर्क निकाला है, उसकी आत्मा को छुआ है। स्वाद तो हमारी सोच में होता है मगन। अगर तुम आंखें बंद करके सोचोगे कि तुम बनारस की कुल्हड़ वाली चाय पी रहे हो तो तुम्हें रबड़ी का स्वाद आएगा। तुम बहुत खर्चीले और जीभ के चटपटी हो गए हो। ये गर्म पानी तुम्हारे पेट के टॉक्सिन साफ करेगा। मुफ्त का इलाज है, चुपचाप पी लो। हे भगवान, मैंने पिछले जन्म में कौन सा बैंक लूटा था जिसकी सजा इस जन्म में मिल रही है? मुझ जैसे कोई क्यों इतनी कंजूस पत्नी मिली है? मुझे बचा ले भगवान, बचा ले। मगन लाल चाय पीने के बाद खड़ा हुआ तो उसने देखा कि उसकी सूती लुंगी फट चुकी थी। अच्छा शकुंतला, चाय की बात छोड़ो। ये देखो, ये मेरी लुंगी कल खेत में कटीली झाड़ी से फंसकर बीच से फट गई थी। आज काम करते वक्त ये और ज्यादा चौड़ी हो गई है। अब तो हालत ये है कि हवा आर पार जा रही है, ठंड लग रही है। बाजार में मंगू की दुकान पर 50 रुपए की नई लुंगी मिल रही है। जाकर ले आऊं, कम से कम इज्जत तो बची रहेगी। शकुंतला देवी जैसे ही 50 रुपए सुनती हैं, उनके हाथ से बर्तन छूट जाता है। वो शौक में आ जाती है। 50 रुपए? नई लुंगी? मगन, क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? तुम इस हंसते खेलते घर को दिवालिया बनाने पर तुले हो। 50 रुपए में तो हमारे घर का 3 महीने का नमक आ जाएगा। रुको, बाजार जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस शकुंतला के रहते हुए कोई विदेशी कपड़ा इस घर में नहीं आएगा। मैं अभी इसका जुगाड़ करती हूँ। शकुंतला देवी तेजी से स्टोर रूम की तरफ भागती है। वहां चूहों द्वारा कुतरी हुई और आलू के दाग वाली एक पुरानी जूट की बोरी पड़ी थी। वो उसे उठा लाती है। उनके हाथ में एक बड़ा सा सुआ और वही सफेद धागा था जिससे उन्होंने गुड़ बांधा था। शकुंतला, ये बोरी लेकर क्या करने वाली हो? ये तो बहुत चुभेगी। चुपचाप सीधे खड़े रहो, हिलना मत, नहीं तो सुआ पेट में घुस जाएगा। शकुंतला देवी मगन लाल की फटी हुई लुंगी के बीचों बीच उस जूट की बोरी को रखती हैं और बड़े बड़े टांके मारना शुरू कर देती हैं। मगन लाल दर्द और चुभन से अपना मुंह सिकोड़ते हैं। कुछ ही मिनटों में मगन लाल की लुंगी के बीच में एक बड़ा सा चौकोर आलू का पैच लग जाता है जिस पर लिखा था पंजाब पोटैटो 50 किलोग्राम। वाह मगन, अद्भुत! कसम से तुम तो एकदम इंटरनेशनल ब्रांड के मॉडल लग रहे हो। शकुंतला, ये तो बहुत अजीब लग रहा है। गांव के लोग देखेंगे तो हंसेंगे। चौपाल पर बैठूंगा कैसे? अरे तुम क्या जानो फैशन। शहर में बड़े बड़े अमीर लोग ऐसे फटे पुराने कपड़े पहनते हैं और उसे रफू स्टाइल या डिस्ट्रेस्ड लुक कहते हैं। जब तुम इसे पहनकर चौपाल पर जाओगे ना तो लोग समझेंगे कि मगन लाल का बेटा पेरिस से इसके लिए कस्टमाइज्ड डिजाइनर कपड़े लाया है। ये बोरी हवा को भी रोकेगी और टिकाऊ इतनी है कि अगली 3 पीढ़ियां भी इसे पहन लें तो ये फटेगी नहीं। चलो अब जरा चलकर दिखाओ। मैं चल नहीं पा रहा हूँ शकुंतला, ये तो बिल्कुल कड़क है। धीरे धीरे आदत हो जाएगी। मुफ्त का फैशन है, थोड़ा कष्ट तो सहना पड़ेगा। तभी दरवाजे पर साइकिल की घंटी बजती है। गांव का डाकिया रामलाल हाथ में एक चमकीला महंगा लिफाफा लिया खड़ा था। मगन लाल अपनी बोरी वाली लुंगी पहने अकड़ते हुए बाहर आता है और पत्र लेता है। पत्र पर बड़े बड़े अक्षरों में शहर के मशहूर रईस सेठ धनराज का नाम लिखा था। मगन लाल पत्र खोलता है और जैसे जैसे पढ़ता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। शकुंतला, शकुंतला दौड़कर बाहर आ। अनर्थ हो गया, नहीं चमत्कार हो गया। हे भगवान! क्या हुआ मगन, क्यों सुबह सुबह गला फाड़ रहे हो? क्या किसी ने मुफ्त में अनाज बांटने की घोषणा की है?
अरे नहीं, हमारे दूर के सगे चाचा सेठ धनराज जी, जो शहर में रहते हैं, जिनके पास कारों का काफिला है और पूरे 100 करोड़ की जायदाद है, वो आज दोपहर को हमारे घर आ रहे हैं। इसमें लिखा है कि वो बूढ़े हो चुके हैं और अपने अंतिम दिनों के लिए एक संस्कारी, सीधे और अच्छे उत्तराधिकारी की तलाश कर रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि हम कैसे रहते हैं। 100 करोड़ सुनते ही शकुंतला देवी के हाथ से झाड़ू छूट गया। उनकी आंखों में नोटों के बंडल छपने लगे। क्या 100 करोड़? पूरे 100 करोड़? मगन, आज तो हम इतिहास रच देंगे। अगर वो 100 करोड़ हमें मिल गए तो मैं पूरे गांव की जमीन खरीद लूंगी और बैंक में रख दूंगी। उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आज मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा त्याग करूंगी। आज हम खाना बनाने में असली देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। सच में शकुंतला, तुम्हारी जीभ पर साक्षात सरस्वती आ गई क्या? तुम सच में बाजार से असली घी का डिब्बा मंगाओगी? शकुंतला देवी एक कुटिल और शातिर मुस्कान के साथ मगन लाल के सिर पर धीरे से मारती। अरे मगन, तुम मगन ही रहे, कभी चतुर नहीं बन पाए। असली घी का नया डिब्बा तो हम बाजार से सिर्फ दिखाने के लिए लाएंगे। जब चाचा जी आएंगे तो वो डिब्बा उनकी नजरों के सामने डाइनिंग टेबल पर रख देंगे, ताकि उन्हें लगे कि हम कितने रईस हैं। लेकिन जब रसोई में तड़का लगेगा तो हम वनस्पति डालडा का इस्तेमाल करेंगे, जो 10 रुपए का पाउच आता है। और सुनो, खाना बहुत शाही बनेगा, लेकिन एकदम शून्य बजट में। छिलके और डंठल का सही उपयोग आज ही होगा। सेठ धनराज का आगमन होता है। वो एक महंगे रेशमी कुर्ते में थे। वो घर की दरिद्रता और मगन लाल की बोरी वाली लुंगी देखकर पहले ही थोड़े हैरान हो जाते हैं। मगन लाल उन्हें जमीन पर बिठा देता है और उनके सामने कांसे की पुरानी थाली परोस देता है। शकुंतला देवी भी चेहरे पर दुनिया भर की विनम्रता समेटे हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी होती है। आइए चाचा जी, आपका इस गरीब खाने में स्वागत है। हमने सुना था कि शहर के लोग आजकल बहुत बीमार रहते हैं, इसलिए हमने आपके लिए विशेष रूप से अपने हाथों से बेहद पौष्टिक, शुद्ध और शाही मिक्स वेज बनाई है। लीजिए, भोग लगाइए। सेठ धनराज थाली में परोसी गई सब्जी को बड़े ध्यान से देखते हैं। सब्जी में केवल प्याज के सूखे छिलके, मटर के कड़े छिलके, आलू के काले छिलके और कद्दू के मोटे मोटे डंठल तैर रहे हैं। वो चौंक जाते हैं। बेटा शकुंतला, जरा ये बताना कि ये क्या है? सब्जी कहाँ है इसमें? मुझे तो इस पूरी कटोरी में सिर्फ छिलके ही छिलके और लकड़ियां दिख रही हैं। क्या सब्जी डालना भूल गई? अरे चाचा जी, आप शहर वाले भी ना सचमुच अजीब बातें करते हैं। बड़े बड़े डॉक्टरों, विदेशी वैज्ञानिकों और नासा के विशेषज्ञों का कहना है कि सब्जियों का जो असली विटामिन, मिनरल, प्रोटीन और फाइबर होता है, वो तो केवल उनके छिलकों में ही होता है। ये जो अंदर का गूदा होता है ना, वो तो सिर्फ पेट भरता है और चर्बी बढ़ाता है। पोषण तो ये छिलके देते हैं। हम तो आपकी सेहत के सबसे बड़े शुभचिंतक हैं, इसलिए हमने सुबह से चुन चुनकर छिलके इकट्ठे किए और आपके लिए ये शाही फाइबर डाइट तैयार की। खाइए चाचा जी, हड्डियां फौलाद जैसी हो जाएंगी। सेठ धनराज चौंक कर मगन लाल की तरफ देखते हैं, जो चुपचाप सिर झुकाए बैठा था। अच्छा, फाइबर डाइट, चलो स्वास्थ्य के लिए ये भी सह लेते हैं। वो एक छिलका मुंह में डालते हैं और उसे चबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इतना कड़क था कि चबाया नहीं जाता। वो उसे थूक देते हैं। छू। और ये रही हमारी खास शाही तड़का दाल। इसे खाकर तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सेठ धनराज दाल की चमक देखकर थोड़े प्रभावित होते हैं। उबाऊ छिलकों के बाद ये दाल थोड़ी ठीक लग रही है। इसमें चमक तो बहुत है, जैसे असली शुद्ध गाय का घी तैर रहा हो। थू, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये क्या है? मगन लाल घबराकर खड़ा हो जाता है। क्या हुआ चाचा जी? स्वाद अच्छा नहीं है क्या? स्वाद? ये दाल में कौन सा घटिया तेल डाला है तुमने? इसमें से अजीब सी मोम जैसी गंध आ रही है और ये मेरे दांतों और तालू में फेविकोल की तरह चिपक गई है। मेरा मुंह जाम हो गया है। क्या मारना चाहती हो मुझे? अरे चाचा जी, आप तो नाराज हो गए। दरअसल बात ये थी कि जब मैं दाल बनाने गई तो देखा कि घर में देसी घी खत्म था। अब नया डिब्बा खोलने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि 200 रुपए का सीधा फटका लगता। तो मैंने बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया।
मैंने देखा कि स्टोर रूम के कोने में पिछले साल की दिवाली की बची हुई एक सफेद मोमबत्ती पड़ी थी। मोमबत्ती? हाँ चाचा जी, मैंने उस मोमबत्ती को पिघलाकर दाल में तड़के की तरह डाल दिया। देखिए ना, मोम की वजह से दाल कितनी चमक रही है, एकदम शीशे जैसी शाइनिंग आ रही है ना। और विज्ञान की बात सोचिए, मोमबत्ती भी तो तेल और पैराफिन से ही बनती है, तो उसे वेस्ट क्यों करना? पैसे की बचत और दाल में चमक दोनों एक साथ। क्या तुमने मुझे साक्षात मोमबत्ती पिघलाकर खिला दी? मैं इंसान हूं या कोई पुतला जो मुझे मोम से सजा रही हो? मगनलाल, शकुंतला, मैं सब समझ गया। तुम दोनों इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े मक्खी चूस, नीच और लालची जीव हो। तुम लोगों ने मेरी 100 करोड़ की जायदाद हथियाने के लिए संस्कारी होने का ये घटिया नाटक रचा था। जो लोग अपने मेहमान को, अपने सगी बीमार चाचा को दाल में मोमबत्ती पिघलाकर खिला सकते हैं, वो इस दुनिया में किसी का क्या भला करेंगे? तुम क्या मुझे रास्ते से हटाना चाहते हो? अरे चाचा जी, मोमबत्ती तो शुद्ध थी, पतंजलि की तो नहीं थी। पर चुप रहो, एक शब्द भी मत बोलना। कान खोलकर सुन लो दोनों। मैं अपनी पूरी 100 करोड़ की जायदाद, अपनी सारी जमीनें, गाड़ियां और बैंक बैलेंस आज और इसी वक्त शहर के अनाथालय और आवारा पशुओं की गौशाला के नाम दान करने का फैसला लेता हूं। तुम दोनों मक्खी चूसों को फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। तुम दोनों इसी मोमबत्ती की रोशनी में अपनी जिंदगी का अंधेरा दूर करना। नरक में सड़ोगे तुम दोनों। बर्बाद हो गए, लुट गए। ओ शकुंतला, हमारी 100 करोड़ की जायदाद चली गई। हम करोड़पति बनते बनते भिखारी रह गए। तुम्हारी इस बकवास घटिया कंजूसी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अब मैं इस बोरी की लुंगी पहनकर जिंदगी भर भीख मांगूंगा। अरे रो मत मगन, जो गया सो गया। उसे तो वैसे भी जाना ही था। कम से कम सकारात्मक सोच तो रखो। ये सोचो कि दाल में केवल आधी ही मोमबत्ती पिघली थी। आधी मोमबत्ती अभी भी रसोई के डिब्बे में सुरक्षित बची हुई है। आज रात जब गांव की बिजली जाएगी तो हमें नई मोमबत्ती नहीं खरीदनी पड़ेगी। हमारे 2 रुपए बचेंगे ना। नुकसान में भी फायदा देखना सीखो मगन। शकुंतला, बस बहुत हुआ। आज तुम्हारी इस मानसिक बीमारी और बकवास कंजूसी की वजह से हमारा पूरा भविष्य जलकर राख हो गया। 100 करोड़ रुपए धुएं में उड़ गए। कंजूसी की भी एक हद होती है, एक मर्यादा होती है। आज से और इसी वक्त से इस घर में कोई आटा चप्पल पर नहीं चिपकेगा, कोई छिलके की सब्जी नहीं बनेगी और मोमबत्ती सिर्फ जलेगी, खाई नहीं जाएगी। समझी तुम? मगन, शायद तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। 100 करोड़ जाने का दुख मुझे भी है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं लालच में अंधी हो गई थी। क्या सच कह रही हो शकुंतला? तुम सुधर जाओगी? हाँ मगन, कल सुबह से इस घर में एक नया सवेरा होगा। हम बाजार से असली घी लाएंगे और उसे खाने में डालेंगे। और कल ही मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से दुकान से 50 रुपए की वो नई सूती लुंगी खरीद कर लाऊंगी। इस बोरी को मैं फेंक दूंगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरी शकुंतला वापस आ गई। लेकिन मगन, एक छोटी सी बात है। कल सुबह से जब हम चाय बनाएंगे ना, तो उसमें दूध बिल्कुल नहीं डालेंगे, सिर्फ सादा पानी उबालेंगे। क्योंकि तुम्हें तो पता ही है ना, दूध का भाव पिछले हफ्ते 2 रुपए और बढ़ गया है। इतनी भयंकर फिजूल खर्ची तो साक्षात भगवान भी माफ नहीं करेगा।